केदारनाथ उपचुनाव में प्रचार गरमाएंगे भाजपा के 40 स्टार प्रचारक। सीएम धामी समेत कई नेता के नाम पार्टी नेतृत्व में स्टार प्रचारकों की सूची की जारी। उत्तराखंड के हाई एटीट्यूड में रखे जाएंगे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। मुख्य सचिव ने दिया स्वास्थ्य विभाग को निर्देश। ग्रास रूट पर हेल्थ लिटरेसी बढ़ाने को भी कहा। 38वें राष्ट्रीय खेलों को लेकर तैयारियां तेज। 26 अक्टूबर से शुरू होगी खिलाड़ियों की चयन प्रक्रिया। खेल मंत्री ने दिया अधिकारियों को तैयारी पूरी करने के निर्देश। 12 जनवरी तक होगी युवा नीति। मंत्री रेखा आर्या ने दिए जल्द काम पूरा करने के निर्देश। उत्तराखंड के युवाओं को सक्षम बनाने के लिए होगी युवा नीति। सड़कों के गड्ढा मुक्त न होने पर सीएम नाराज। लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई करने के निर्देश। सीएम ने कहा त्योहारी सीजन में मिलावटखोरी के खिलाफ भी अभियान चलाएं। पहाड़ में बदला मौसम। आंधी तूफान के साथ हुई बारिश। यमुनोत्री में सीजन की पहली बर्फबारी। मैदानी इलाकों में हल्की ठंड बढ़ी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ अविनय रावत। और अब बात करेंगे खबर उत्तराखंड की। खबर देहरादून से बता रहे हैं, जहां भाजपा ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की। केदारनाथ उपचुनाव के लिए 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी। खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां पर कई नेताएं शामिल हैं। बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व में स्टार प्रचारकों की सूची जारी की। सीएम धामी समेत कई नेताओं के नाम शामिल। खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व में स्टार प्रचारकों की सूची जारी की। भाजपा ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की। खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, केदारनाथ उपचुनाव के लिए 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी। सीएम धामी समेत कई नेताओं के नाम भी शामिल हैं। खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं। भाजपा के कई स्टार प्रचारकों की सूची जारी। केदारनाथ उपचुनाव के लिए 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी। खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां सीएम धामी समेत कई नेताओं के नाम भी शामिल। बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व में स्टार प्रचारकों की सूची जारी। खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां भाजपा ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। केदारनाथ उपचुनाव के लिए 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी। और अगली खबर देहरादून से, जहां श्री बद्रीनाथ धाम यात्रा का समापन। यात्रा समापन में 3 सप्ताह का समय शेष। खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, यात्रा समापन में 3 सप्ताह का समय शेष बचा हुआ है। 12.25 लाख तीर्थयात्रियों ने किए दर्शन पूजन। तीर्थयात्रियों ने भगवान बद्री विशाल के किए दर्शन। खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां यात्रा समापन में 3 सप्ताह का समय शेष बचा हुआ है। 12.25 लाख तीर्थयात्रियों ने किए दर्शन पूजन। तीर्थयात्रियों ने भगवान बद्री विशाल के किए दर्शन। खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां श्री बद्रीनाथ धाम यात्रा का समापन। यात्रा समापन में 3 सप्ताह का समय शेष बचा हुआ है। 12.25 लाख तीर्थयात्रियों ने किए दर्शन पूजन। तीर्थयात्रियों ने भगवान बद्री विशाल के किए दर्शन। यात्रा समापन में 3 सप्ताह का समय शेष बचा। 12.25 लाख तीर्थयात्रियों ने किए दर्शन पूजन। तीर्थयात्रियों ने बद्री विशाल के किए दर्शन। कई फिल्मी कलाकारों ने बद्री विशाल के किए दर्शन। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अंचल दुग्ध उत्पादक मेला आयोजन किया गया। मेले का शुभारंभ पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यशिवानंद ने फीता काट कर किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि स्वामी व पूर्व विधायक संजय गुप्ता, दुग्ध संघ के चेयरमैन प्रमोद दापकी ने मेले में अंचल डेयरी, कृषि, गन्ना सहित कई विभागों द्वारा लगाए स्टॉलों का निरीक्षण किया तथा किसानों और दुग्ध उत्पादकों को सरकार की ओर से दी जाने वाली कल्याणकारी योजनाओं की बाबत जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि किसानों और पशुपालन से जुड़े लोगों के लिए सरकार द्वारा अनेक विकास परक योजनाएं चलाई जा रही हैं। मेले के माध्यम से उन सभी को पूरी पारदर्शिता से सभी पात्र लोगों को पहुंचाने का लक्ष्य सरकारी विभागों का है। बात है हमारे स्वामी यतीश्वरानंद जी पूर्व कैबिनेट मंत्री, जो कि किसानों के नेता हैं। आपने अपने कार्यकाल में गन्ने का भाव बढ़ाया था, आपने जो है गन्ने का मूल्य भी सही समय पर दिलाया और आज किसानों की आवाज बनकर यहाँ आए हैं और बड़ा अच्छा सुंदर मेला यहाँ दुग्ध उत्पादन मेला लगा हुआ है। और आपने बात कही कि जो अच्छे पशु रखेंगे। बहुत धन्यवाद। इसके मूल उद्देश्य ये है, हर किसान तक सरकार द्वारा संचालित केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार द्वारा तक योजनाओं का जानकारी मिला और उसके जानकारी के बाद उन सबको लाभ मिला उन योजनाओं का। ये हम घर घर जाकर जानकारी देना चाहेंगे। इस मेले के माध्यम से ये एक शुरुआत है हमारी। मैं आज माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी उनकी सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आज उसके दिशा निर्देशन पर हरिद्वार जनपद के अंदर 2 दिन का जो है हमारा दूध उत्पादन करने वाले जो हमारे किसान भाई हैं, हमारी माताएं, हमारी बहनें हैं, उनका ये 2 दिवसीय मेला यहाँ पर लगाया है और उसमें हजारों की संख्या में हमारे दूध उत्पादन करने वाले हमारे माताएं, बहनें, तमाम किसान यहाँ पर पहुंचे हैं। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जनपद पौड़ी में विभिन्न समस्याओं के निस्तारण के लिए अब पूर्व आईएएस अधिकारी सुंदर लाल मंद्रवाल ने अपना कार्यकाल खोल दिया है, जहां पर जनपद वासियों की विभिन्न समस्याओं का निस्तारण जनपद व शासन स्तर पर किया जाएगा। कार्यालय शुभारंभ के अवसर पर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। गोदियाल ने कहा कि यह बहुत अच्छा अनुभव है कि एक आईएएस अधिकारी और जनहित में अपनी सेवाएं एक बार फिर से देने के लिए रिटायरमेंट के बाद भी जनता के लिए उपलब्ध हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें जनपद व शासन स्तर पर समस्याओं का निस्तारण किस प्रकार से हो सकता है, इसका अच्छा अनुभव है और यह अनुभव आने वाले समय में आमजन के लिए काम आने वाला है। ये कार्यालय खोलने का मुख्य उद्देश्य ये है कि मैं इस क्षेत्र के लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मैं जिलाधिकारी के रूप में उत्तरकाशी, टिहरी, उधम सिंह नगर रहा हूँ और जिलाधिकारी के रूप में मैंने वहाँ के लोगों की सेवा की। और ये जनपद मेरा गृह जनपद होने के कारण मेरी तैनाती यहाँ नहीं हो सकती थी जिलाधिकारी के रूप में। अगर यहाँ तैनाती होती तो मैं यहाँ के लोगों की सेवा कर सकता था। मेरे मन में बहुत बड़ी टीस है। कार्यालय का उद्घाटन हुआ, हमारे सभी कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं और सभी लोगों के लिए उचित प्लेटफॉर्म बना है कि इस कार्यालय में लोग अपनी शिकायतों को, अपनी समस्याओं को दर्ज करा सकते हैं और हमारे पदाधिकारीगण उनकी शिकायतों के लिए, उनकी तकलीफों का निवारण करने के लिए उनके साथ यहाँ से जिला मुख्यालय, क्योंकि जिला मुख्यालय है तो बड़े जो अधिकारी यहाँ बैठे होंगे उनके पास जाकर उनकी समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रदेश में दुग्ध क्रांति लाने के लिए उत्तराखंड सरकार पशुपालन तथा डेयरी विकास विभाग के माध्यम से किसानों को प्रोत्साहित कर रही है, ताकि पशुपालन उत्साहित होकर पशुपालन करे और दुग्ध का उत्पादन राज्य में अधिक हो। मेले में पहुंचे पशुपालन एवं डेयरी विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि सरकार लगातार किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए तमाम विकास योजनाएं चला रही है और किसानों को सब्सिडी के माध्यम से पशुधन के लिए आर्थिक मदद करने के साथ ही आंचल दुग्ध सहकारी संघ उत्तराखंड के माध्यम से बाजार भी उपलब्ध करा रही है, ताकि किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री ने देहरादून के उन आंचल दुग्ध उत्पादकों को, सहकारी समितियों और पशुपालकों को सम्मानित किया जिन्होंने अपनी मेहनत से दूध का उत्पादन बढ़ाया है। कोशिश करी गई है विभाग की तरफ से कि हम पब्लिक अपनी आउटरीच बढ़ा सकें, जनता को अपने विभागों की योजनाओं से अवगत करा सकें। जब लोग मेले में आएंगे तो कहीं ना कहीं हमारे उत्पादों को टेस्ट करेंगे। यहाँ पर हमने जितने भी, चाहे वो जलेबी बन रही हो, चाहे वो टिक्की बन रही हो, सब आंचल की घी में बन रही है। हम
कोशिश हमारी यही है कि जनता के बीच जाके जनता को आंचल के योजनाओं के बारे में, पशुपालन विभाग, गन्ना विभाग, मत्स्य विभाग, हमारे दूसरे विभागों के यहाँ पे स्टॉल लगे हैं, तो लोगों को जानकारी भी सरकारी योजनाओं की मिल जाए और लोग आंचल को कहीं ना कहीं ट्राई करके आंचल के साथ जुड़ सकें। जनधन भुगतान जो है वो 1 से सवा महीने में होते हैं, लेकिन हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया था कि हम चाह रहे हैं कि दिवाली सबके लिए शुभ हो, दिवाली सबके लिए मंगलमय हो और सारे लोग अपने परिवार के साथ दिवाली अच्छे खुशी खुशी मना सकें। तो जितनी भी पेंडेंसी थी लगभग 18 करोड़ के आसपास की, वो हम दिवाली से पहले लोगों के अकाउंट में ट्रांसफर करें। आज जो हम लोग आंचल दुग्ध उत्पादक मेले का आयोजन कर रहे हैं माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में और हमारे उच्च स्तरीय अधिकारीगण हैं, श्री पुरुषोत्तम सर भी आए थे, उनका विजिट किया और डायरेक्टर साहब इकबाल सर और जो जयदीप अरोड़ा सर जो हमारे MD हैं, उनके दिशा निर्देशन में ये सब कार्यक्रम हम लोग संपादित कर रहे हैं। गांव-गांव से हमारी जितनी समितियां हैं, गांव है, सब विधानसभा में या विकास नगर हमारी पूरे जिले से, हर ग्रामीण क्षेत्र से हम लोग किसानों को, दूध उत्पादकों को यहाँ ला करके जो सरकार द्वारा योजनाएं हैं उनके बारे में उनको बता रहे हैं और किस तरह से हम योजनाएं अपनी उनको फलीभूत कर रहे हैं। और अगली खबर नई टिहरी से है, जहां विगत माह जुलाई सितंबर में अतिवृष्टि एवं बादल फटने से जनपद के घनसाली एवं बिलगंगा क्षेत्र अंतर्गत जनहानि, पशुहानि होने के साथ ही विभागीय परिसंपत्तियों को काफी नुकसान हुआ। इस दौरान बिलगंगा ब्लॉक में दूरस्थ गांव पिसवाड़, बनाली और उरणी को जोड़कर वाला बूढ़ा केदार पिस्ताव मोटर मार्ग 30 किलोमीटर में जगह जगह क्षतिग्रस्त हो गया था। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित द्वारा बताया गया कि आपदा प्रभावित क्षेत्रों में आपदा राहत एवं निर्माण कार्यों की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। जिलाधिकारी के निर्देश में बूढ़ा केदार पिसवाड़ मोटर मार्ग सुचारीकरण को लेकर अधिशासी अभियंता PMGSY 1 टिहरी में निरंतर क्षेत्र में रहकर मोटर मार्ग सुचारीकरण का कार्य करवाया गया, जिसके चलते मंगलवार को बूढ़ा केदार पिस्ताव मोटर मार्ग पर हल्के वाहनों की आवाजाही शुरू हो सकी। यह है हमारी बूढ़ा केदार से पिंसवाड़ मोटर मार्ग में जो भारी बारिश की वजह से बूढ़ा केदार पिंसवाड़ रोड डैमेज हुई थी, उसको आज PMGSY 1 के द्वारा ओपन कर दिया गया है और उसमें काफ़ी कार्य किया गया क्योंकि जगह जगह पे वॉशआउट थे कई सारे और ब्रिज का जो अप्रोच था वो भी पूरा बह गया था और इसमें कई जगह हमने सुरक्षात्मक दीवार लगाई है, तो जिसके कारण कि थोड़ा समय ज़रूर लगा है, लेकिन अब रोड सुचारू कर दी गई है और लोगों की जो आवाजाही है वो अब सुचारू हो गई है। इसके अतिरिक्त जहाँ जैसे त्योहारी सीज़न भी शुरू हो रहा है और खाद्यान्न आदि की जो आपूर्ति वो भी अब सुचारू रूप से आगे के क्षेत्रों में हो पाएगी। और यहाँ रुकेंगे आप एक छोटे से ब्रेक के लिए और एक बार फिर रुक करेंगे खबरों का। उत्तराखंड में निकाय चुनाव से पहले राज्य में मलिन बस्तियों के मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। दरअसल भाजपा की त्रिवेंद्र सरकार के राज्य में मलिन बस्तियों को बचाने के लिए लाए गए अध्यादेश के मियाद कल्याणी की बुधवार को समाप्त हो रही है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि मलिन बस्तियों को बचाने के लिए सरकार कार्य करेगी, जो मलिन बस्तियां जहां हैं वहीं रहेंगी। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद माना जा रहा है कि सरकार मलिन बस्तियों को बचाने के लिए एक बार फिर अध्यादेश लाने जा रही है। हालांकि अध्यादेश लाने से पहले ही कांग्रेस ने सरकार की मंशा पर सवाल उठा दिए हैं। कांग्रेस का तर्क है कि चुनाव में लाभ लेने के लिए सरकार बार बार अध्यादेश ला रही है, जिससे लोगों में डर बना रही है और भाजपा को इसका चुनावी लाभ मिल सके। कांग्रेस ने सरकार से मलिन बस्ती वासियों को मालिकाना हक देने की मांग की है। इसके साथ ही कांग्रेस ने वादा किया है कि राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने पर मलिन बस्तियों को मालिकाना हक दिया जाएगा। बता दें कि देहरादून के 129 मलिन बस्तियों में लगभग 40,000 घरों की अस्तित्व खतरे में है। अध्यादेश के मियाद खत्म होने के बाद देहरादून और पूरे प्रदेश में 582 मलिन बस्तियां अवैध श्रेणी में आ गई हैं, जिससे हाईकोर्ट के आदेश का पालन सरकार को करना होगा। बता दें कि पूर्व में नैनीताल हाईकोर्ट ने मलिन बस्तियों को खाली कर उनके पूर्ववास के आदेश के लिए हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से स्पष्ट किया है कि बस्तियां यथावत रहेंगी। सवाल ये है कि आखिर क्यों मलिन बस्तियां पर गरमाई राजनीति शांत क्यों नहीं हो रही है और क्या धामी सरकार इन बस्ती वासियों को बचाने के लिए कोई कदम उठाएगी या नहीं। देखिए खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में एक बार फिर मलिन बस्तियों पर खतरे की तलवार लटक गई है। दरअसल मलिन बस्तियों को बचाने के लिए लाया गया अध्यादेश बुधवार को समाप्त होने जा रहा है। अध्यादेश की मियाद खत्म होने से प्रदेश की 582 मलिन बस्तियां अवैध श्रेणी में आ जाएंगी। इसके बाद सरकार को नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन करते हुए बस्तियों को खाली कराना होगा।
साथ ही प्रभावितों का पुनर्वास भी करना होगा। हालांकि कोर्ट के आदेश का अनुपालन करना राज्य सरकार के लिए बड़ी ही चुनौतीपूर्ण होगी। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि मलिन बस्तियों को बचाने के लिए सरकार कार्य करेगी। जो मलिन बस्तियां जहां हैं वहीं रहेंगी। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद माना जा रहा है कि सरकार मलिन बस्तियों को बचाने के लिए एक बार फिर अध्यादेश लाने जा रही है। हालांकि अध्यादेश लाने से पहले ही कांग्रेस ने सरकार की मंशा पर सवाल आ दिए हैं। मैं ये सुना था कि ये बस्ती सब जो है ये सब हटेगी और हम इतने साल से रह रहे हैं, 15-16 साल हो गए हमें। पहले भी हम रह रहे, एक बार पहले भी ये बस्ती जो है टूट गई थी। हमने ऐसे ही दीवार 4 इंची ऐसी पुरानी ईंट लेके खरीद के अपनी चुन ली और अपने टीन रख ली थी हमने। एक बार टूट गई, फिर हमने बनाई दोबारा बनाई हमने। अब हम करने वाले आदमी हैं, 400-500 रुपये दिहाड़ी है हमारी। अब ये टूट जाएंगे, भाग जाएंगे, कहाँ जाएंगे बताओ। वोट लेने के लिए कोई आया हो? वोट हमारे सबके हैं, वोट के लिए जब हमने से डाला यहाँ वोट डाला हमने, सबके वोट हैं, सब वोट डालते हैं। मलिन बस्तियाँ यथावत रहेंगी। सरकार मलिन बस्तियों के लिए और उसमें रहने वाले के लिए पूरी तरह से संवेदनशील है। वो हम उनको पूरी तरह से जहाँ है वहीं पर रहेंगे। उसके लिए जो भी काम है वो करेंगे हम। सरकार आश्वासन नहीं दे रहे हैं। कांग्रेस की सरकार आई 12 में तो 16 में हमने कानून बना दिया, समिति बनाई और कानून बना दिया। उसमें कुछ कमियां रही होंगी लेकिन हमने कानून बनाया क्योंकि हमारी इंसाफ थी। हमने बाकायदा पट्टे देने शुरू करे, हमने बाकायदा माना हक के पट्टे शुरू किए। आप सरकार में आए, आपने सरकार में आते ही इस तरह का प्रपंच रचा कि हाई कोर्ट का एक आदेश आ गया। उसके बाद आपने उसकी आड़ में डर दिखाया। डर दिखाने के बाद जब हमने आवाज उठाई तो आप अध्यादेश लेके आ गए। एक बार, 2 बार और तीसरी बार ला रहे हो। भैया कानून बनाओ, जिनको हटाना है, जिनको जरूरी है आवश्यक हटाना, खतरे की जद में है, उनको हटाने के लिए पुनर्वास की नीति बना दो, एक पुनर्वास की योजना बना दो और जो रहेंगे उनके लिए विकास की योजना, उनको पट्टे दो। उनको आप, कई लोग इसमें समझते हैं कि इनको मुफ्त में जमीन दे रहे हैं। आपको बता दें कि साल 2016 में प्रदेश के 63 नगर निकायों में हुए सर्वे में 582 मलिन बस्तियां पाई गई, जिनकी कुल संख्या 7,71,585 थी, जबकि इनमें मकानों की संख्या 1,53,174 सामने आई थी। वहीं 37% बस्तियां नदी और नालों के किनारे बसी हुई हैं। वहीं निकाय चुनाव से पहले इन मलिन बस्तियों पर मचे सियासी घमासान के बीच विपक्ष का आरोप है कि सरकार निकाय चुनाव में लाभ लेने की कोशिश में लगी हुई है। वहीं कांग्रेस का है कि सरकार चुनाव में हार के से निकाय चुनाव नहीं करा रही। निकाय चुनाव करके सरकार न पहले गंभीर थी न अब गंभीर नजर आ रही है। केवल बयानबाजी हो रही है। अगर सरकार चुनाव कराने वाली होती साल भर पहले निकायों के चुनाव करा देती। 3 बार तो माननीय हाई कोर्ट में झूठा शपथ पत्र प्रदेश सरकार दाखिल कर चुकी है और अब मलिन बस्तियों का सर्वे कराने की बात कर रहे हैं। पहले तो आप उन पर बुलडोजर चलाने का काम कर रहे थे, उनके आशियाने छीनने का काम कर रहे। अब सर्वे करा करके सरकार जो बात कर रही है केवल मलिन बस्ती के लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है। सरकार की मंशा वही है। टनकपुर में लगातार आप देखिए कि रेलवे कॉलोनी में बुलडोजर सरकार का गरज रहा है। 70 साल से वो लोग वहाँ पर टैक्स भरने का काम कर रहे हैं, फिर भी आप उनका पक्ष सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो भाजपा सरकार जो भी बात करती है वो उस पर गंभीर रहती नहीं है। जनता भी अब भाजपा काल चरित्र चेहरा समझ चुकी है। देखिए, कांग्रेस का काम है केवल लोगों को भड़काना और छोटी मानसिकता का अपना परिचय देना। तो मुझे लगता है कि जो भी मलिन बस्तियों के हित में होगा वो प्रदेश की सरकार करेगी और करती भी चली आ रही है। तो क्योंकि ये न्यायालय में विचाराधीन है ये मामला और बहुत जल्दी इसमें जो है निर्णय लेने का काम सरकार करेगी। तो और बैठक भी है अभी कैबिनेट में, इसमें क्या निर्णय होता है अभी ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि कांग्रेस को तो मलिन बस्तियों के ऊपर राजनीति करनी होती है और इसीलिए गलत बयानबाजी के वो लोगों को भ्रमित करने का काम करते हैं। तो मलिन बस्तियों के हित में जो भी होगा सरकार वही निर्णय लेने का काम करेगी। कुल मिलाकर निकाय चुनाव से पहले राज्य में मलिन बस्तियों के मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मलिन बस्तियों को हर संभव मदद का आश्वासन दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने सरकार से मलिन बस्तियों को मालिकाना हक देने की मांग की है। अब सवाल ये है, क्या धामी सरकार इन बस्ती वासियों को बचाने के लिए कोई कदम उठाएगी या नहीं? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां रुड़की में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। दरअसल मामला गंगनहर कोतवाली क्षेत्र का है, जहां पर एक युवती ने अपने चचेरे भाई पर 6 माह से लगातार दुष्कर्म करने
करने का आरोप लगाया है और युवती 5 माह की युवती भी है। युवती के परिजनों ने पुलिस को तहरीर दी है कि पुलिस तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई में जुट गई है। आपको बता दें कि रुड़की गंग नहर कोतवाली क्षेत्र निवासी एक युवती के पेट में 2 दिन दर्द हुआ था, जिसके बाद परिजन युवती को दवाई दिलाने के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसकी जांच की तो पता चला युवती 5 माह की गर्भवती है। वहीं डॉक्टरों ने जब उन्हें पूरी बात बताई तो युवती के परिवार के लोग दंग रह गए। युवती के मुताबिक इसके पीछे उसके चचेरे भाई की कारतूत है। युवती ने बताया कि करीब 6 माह पहले जब परिवार के सभी लोग बाहर गए हुए थे तो उसका चचेरा भाई उसके घर में आया और उसके साथ दुष्कर्म किया। युवती का आरोप है कि इसके बाद वह उसे शादी का झांसा देकर 6 माह तक दुष्कर्म करता रहा। इसके बाद युवती के परिजनों ने गंग नहर कोतवाली पहुंचकर पुलिस को तहरीर दी। चचा का लड़का है, मेरे साथ ऐसे ऐसे किया है उसने। 5 महीने सारे ऐसे मुझे दिलासा दे रखा है शादी का कि मैं तेरे साथ शादी करूंगा, कि अब अगर मैं शादी के वक्त पे आ गई, 5 महीने मेरे पेट में बच्चा है, अगर मैं शादी के टाइम पे आई तो मुझे शादी के लिए इनकार कर दी है। अब मुझे पुलिस कोर्ट से इंसाफ चाह रहा है कि मैं उस लड़के से शादी करना चाहती हूँ। वो लड़का शादी के लिए मना कर रहा है जी। वो मुझे कहा था कि क्या नाम है, मैं तुमसे शादी करूंगा। चचा का लड़का कि मैं पुलिस में इंसाफ लेना चाह रही कि उस लड़के से शादी करना चाहती हूँ। ये मेरी छोटी बहन है, ठीक है नहीं, इनका आपस में जो बातचीत हुई थी चचा के लड़के के साथ हुई थी, उससे हमें पता नहीं था। बाकी अब जो है बहन प्रेग्नेंट हो चुकी है और उस लड़के ने इन्हें झांसा दिया है कि मैं शादी करूंगा, घर वालों को कुछ मत बताना। मगर तब हमें ये बात पता लगी कि डॉक्टर के पास जाके कि लड़की का ऐसा ऐसा हाल है, तो हमने इससे पूछा, इसने हमें सारी सच्चाई घटना बता दी। लड़की के पेट में दर्द हुआ था, हमें लगा कि ऐसे ही अचानक तबीयत खराब हो रही है शायद किसी वजह से, तो हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने चेक किया, उसके बाद हमें वहाँ पे पता लगा कि इस तरह का मामला है। फिर हमने लड़के से पूछा कि उस लड़के का नाम बताओ कौन है, तो लड़की ने बताया कि चचा का लड़का है और उसने मुझे जो है 5-6 महीने से शादी का झांसा दे रखा है कि मैं तुमसे शादी करूँगा। उसके बाद हमने उसके परिवार वालों से बात की, अरशद उसके बाप का नाम है लड़के का, तो अब जो है जी अरशद ये कहता है कि मैं तो 1 से लाख तक शादी नहीं करूँगा। गंग नहर क्षेत्र में एक तहरीर आई थी जिसमें एक लड़की के साथ उसके ही रिश्तेदार के द्वारा संबंध बनाए गए तथा उससे वो प्रेग्नेंट भी हो गई थी। तो इस संबंध में उनके बाबत बलात्कार की तहरीर दी गई थी। इस संबंध में सूचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है तथा विवेचना जारी है। नहीं, अभी तक तो नाबालिग होने की पुष्टि नहीं हुई है। यदि अगर नाबालिग पाई जाएगी तो उचित धाराओं में उसमें धाराएं बढ़ा ली जाएगी। और अगली खबर हल्द्वानी से है, जहां 3 व्हीलर ऑटो और ई रिक्शा के सत्यापन अभियान में परिवहन विभाग तेजी लाई जा रही है। आने वाले कुछ दिनों में हल्द्वानी शहर से सभी ऑटो चालक और ई रिक्शा चालक अलग वर्दी में दिखाई देंगे, साथ ही उनके गले पर आई कार्ड भी होगा। प्रशासन वाहनों के सभी दस्तावेज की जांच करने के बाद ऑटो और ई रिक्शा चालकों को आई कार्ड जारी करेगा। वाहनों का जो सत्यापन की जो प्रक्रिया है उसके अंतर्गत प्रथम चरण में ऑटो वाहनों के सत्यापन की प्रक्रिया गतिमान है। अब तक जो है 400 के करीब वाहनों का सत्यापन हो चुका है। इसके बाद ऑटो वाहनों के सत्यापन के पश्चात ई रिक्शा वाहनों का सत्यापन किया जाएगा और उनको वाहन चालकों को जिनको आई कार्ड जारी कर दिए गए हैं उनको आई कार्ड साथ लेके चलने के लिए तो निर्देशित किया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।